प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में आपका ध्यान जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति जब कन्या राशि में बैठ जाती है, अर्थात तुला लग्न की कुंडली के लिए, या कुछ हद तक 12वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति का क्या परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलता है, इस पे थोड़ी सी चर्चा सूक्ष्म रूप से कर देता हूं। मैंने ये बात आप लोगों से या अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये हमेशा भी कही है कि सूर्य, बुध और शुक्र का जो परिक्रमा पथ है वो लगभग निकट सा है। इस वजह से ये तीनों ग्रह एक साथ ही लगभग बहुत बार बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिल जाते हैं। ये बैठना भी दोनों एक साथ, तीनों एक साथ ही चाहते हैं, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब कभी भी ये तीनों ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठ जाते हैं। इसको अगर आप भाव के आधार पर समझें तो अगर लग्न कुंडली में, लग्न में मतलब लग्न चक्र के लग्न में प्रथम भाव में अगर सूर्य, बुध और शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करते रहते हैं। वो व्यक्ति बहुत सही तरीके से अपनी ऊर्जा का नियमन नहीं कर पाता है। वहीं अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो वहां भी व्यक्ति के विचारों में बहुत सारी परतंत्रता देखने को मिलती है। उसके विचारों को सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिए। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति के पास जो भी धन आएगा उसके व्यय को लेकर के प्रायः वो भ्रम में चला जाता है, या भाई बहन भुजाओं का बल जिसे कहते हैं, उसके बल में उसे कमजोरी महसूस होती है। चौथे भाव में अगर सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति की मानसिक शांति को भंग करने वाले हो जाते हैं। मानसिक शांति का भाव चौथा होता है। वहां पे सूर्य, बुध और शुक्र कई बार व्यक्ति को बाहर से आप उसके घर में देखेंगे तो कोई कलह आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस व्यक्ति के घर के निकट जाएंगे, उसके घर परिवार को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, इस घर में तो बहुत ही कलह है, परिवार ही परिवार का दुश्मन बना हुआ है। इस तरीके की परिस्थिति सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ चौथे भाव में बना देते हैं। पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र व्यक्ति की मति बुद्धि वक्त पे काम नहीं आती है। आपको हमेशा सारी चीजें याद हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा के हॉल में बैठेंगे आपकी मेमोरी जाती रहेगी, या कई बार व्यक्ति को वक्त के हिसाब से भूलने की बीमारी भी होती जाती है। संतान से भी मतभेद वहां पे देखने को मिलता है। क्रिएटिविटी कमजोर हो जाती है कुल मिलाकर के। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं, इसका एक अर्थ यह होगा कि व्यक्ति सदैव दुश्मनों से और पेट की पीड़ा से ग्रसित रहता है। यहाँ कई बार नेत्र ज्योति भी उसकी बाधित होती है, गले से संबंधित समस्या भी उसे झेलनी पड़ती है। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र दाम्पत्य को कई बार बहुत ही ज्यादा कमजोर और परेशान करने वाले हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण कुंडलियों में मैंने भी ये बात देखी है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जब सूर्य, बुध और शुक्र बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति की व्यवस्थाओं को गड़बड़ करने वाले हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति की दिनचर्या आरंभ से ही परेशान हो जाती है, या वो व्यक्ति थोड़ी किरकिर करने वाला भी होता है। अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र आपके कंसंट्रेशन को लूज करते हैं और आपके रिसर्च को प्रभावित करते हैं। आपकी जो ड्राफ्ट कैपेसिटी है, जो ड्राफ्ट बनाते हैं, जो आप डिजाइन तैयार करते हैं, है ना, जो आपने रिसर्च किया है अपने विषय पे, उस विषय को वो भली भांति बाजार तक नहीं पहुंचने देते, या कई बार वो रिसर्च जो आपने किया हुआ है जिस पे आपका एकाधिकार होना चाहिए, उस रिसर्च पे किसी दूसरे षड्यंत्र का शिकार आपका रिसर्च हो जाता है और फिर आपकी बनी बनाई चीजें नष्ट हो जाती हैं। नवम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र व्यक्ति को एक तरफा धार्मिक बना देते हैं। यहाँ कट्टरता बढ़ती हुई नजर आएगी और व्यक्ति कई बार अंधभक्त होते हुए भी देखा जाता है। दशम स्थान के सूर्य, बुध और शुक्र व्यक्ति को प्रतिष्ठापन्न बनाते तो हैं, पर वहां पे व्यक्ति की प्रतिष्ठा सदैव एक जैसी नहीं रहती। कई बार वो जिसको खड़ा करने में, जिसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, वो व्यक्ति ही उसके माथे पर सवार हो जाता है।
बहुत समझने वाली बात होगी। एकादशवें भाव के सूर्य, बुध और शुक्र जब कभी एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को एक तरफा महत्वाकांक्षी बना देते हैं। इसके पैरों तले बहुत सारे लोगों के सर कुचले होते हैं। व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है और कई बार प्रतिष्ठा की भीख मांगता हुआ समाज में फिरता है। एक बार वो अगर अविश्वासी समाज के द्वारा ठहरा दिया गया, फिर वापस वो समाज के उस सिंहासन पे बैठ नहीं पाता है जहां समाज ने उसे बिठाया था। यह कई बार चाटुकारों से घिरा रहने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। 12वें भाव के सूर्य, बुध, शुक्र व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ने वाले होते हैं। जिम्मेदारियों से व्यक्ति को बाहर निकलने में कठिनाई होती है। किसी भी अवस्था में अगर वो किसी को धन दे दे तो उसे नुकसान होता है। और कई बार व्यक्ति को भाई बहन, माता पिता, इनमें से भाइयों और बहनों का प्रेम ज़्यादा मिलता है, जबकि माता और पिता थोड़े स्वतंत्र या ऐसे विचारों वाले होते हैं। यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य में अपने नेत्र, गले की बीमारी, कान और पसलियों में दर्द भी कई बार देखने को मिलता है। तो ये मैंने जो आरंभ में बात बताई है, ये सूर्य, बुध, शुक्र के सभी भावों में फल आपको बता दिया है। इससे मिलता जुलता भी परिणाम मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही परिणाम मिले, क्योंकि ये इन तीनों ग्रहों का मैंने प्रतिफल बताया है। कई बार होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे लग्न, लग्नेश और बाकी के सारे ग्रह की दृष्टियाँ, पर इतने सटे हुए परिणाम लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए और अपने तेज बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए, पूछने पर ही बताया जाए। तो ये कार्यक्रम का वो हिस्सा है जिस पे सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है और सभी लोगों को ये कार्यक्रम सूट कर जाएगा, ये देख सकते हैं। आइए अब मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से हम इनकी कुंडली के अध्ययन से आपका परिचय कराएंगे, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन पंचांग का करते हैं। यहाँ व्यक्ति जो होता है वो अश्विन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, शुक्रवार को जन्मे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति देखने में बड़ा ही सुंदर होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, बुद्धिमान भी होता है, रणनीति तय करने में माहिर होता है, प्लानिंग उसकी जबरदस्त होती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी पापग्रह होते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का बल बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत छोटी अवस्था में कई बार जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति की चुनौतियों का बढ़ जाना एक सामान्य बात हो जाती है। जैसे दक्षिणायन में शनि, मंगल, राहु, केतु, मंगल तुला लग्न की कुंडली में अच्छे नहीं होते, तो इस कुंडली के लग्न में तुला राशि बनी है, मंगल राहु के साथ बैठ गए तो एक अतिरिक्त जल्दबाजीपन भी व्यक्ति के स्वभाव में मिल जाएगा। गुरु और चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं, लेकिन शनि जो है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में और गुरु के ऊपर उनकी दृष्टि जारी है, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए रोगेश होते हैं, तो लंबी बीमारी का खतरा। क्योंकि शनि जब रोग भाव से संबंध बनाएंगे, राहु जब रोग भाव से संबंध बनाएंगे, या जन्म कुंडली के राहु का प्रभाव शनि के ऊपर, शनि का प्रभाव चंद्रमा और गुरु के ऊपर, और सूर्य पहले ही 12 में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपने इम्यून को मजबूत करना होगा। और ये कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो सारे न्याय करने वाले बनेंगे, उनकी तीव्रता बहुत ही उत्तम कोटि की होगी। दक्षिणायन शरद ऋतु, जिसमें व्यक्ति प्रेमी या प्रेम के भावावेश में बहने वाला होता है, प्रेम आतुर होता है। शुक्रवार को जन्मे हैं, 12वें भाव में शुक्रदेव स्त्रियों की कुंडली के लिए बड़े ही उत्तम परिणाम करते देखे गए हैं, लेकिन पुरुषों की कुंडली के लिए उन्हें कई बार चरित्र निर्माण में उनका कोई विशेष रोल देखने को नहीं मिलता है। इस अवस्था के हिसाब से व्यक्ति को अपने चरित्र का चिंतन सदैव करते रहना चाहिए, सदैव भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने प्राणों पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। आप प्राणायाम जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है। पूर्व के हमारे आचार्य प्राणायाम से ही अपने मृत्यु तक को जीत लेते थे। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के प्रभाव में जो मन है, वो बुद्धि, जो चित्त है, वो एक जैसा नहीं होता। कई बार वो चंचल है, भटक रहा है और वो कई बार दुर्भावना का शिकार भी होता रहता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि अनुराधा नक्षत्र पे
मित्र नाम के देवता, अधिमित्र नाम के देवता अनुराधा नक्षत्र के स्वामी देवता होते हैं। वैसे तो ये नक्षत्र शनि देव का है जो बलवान होके बैठे हैं। अब मैंने कल एक कार्यक्रम अपने मेन चैनल पे बनाया था, उसमें ये बात कही थी कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हों, जो यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके स्वामी देवता शनि देव बलवान होके बैठे हैं, तो इस कुंडली में चंद्रमा भी बलवान हो जाएंगे और शनि भी बलवान हो जाएंगे। शनि तो स्वतः बलवान है ही, लेकिन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका स्वामी देवता इस तुला लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होकर के शशयोग पंचम भाव में बना रहे हैं। नवांश कुंडली में वो शनि मित्रस्थ मित्र की राशि में बैठे हैं। दशमांशा कुंडली में ये शनि उच्च के राशि में विराजमान है। इसका अर्थ पता है क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में शनि देव का प्रतिफल जातक के जीवन में सदैव ही परिणामों को देने वाला बनेगा। इसमें जरा भी आपको अब संशय में नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ पे चंद्रमा ने जिस नक्षत्र को पकड़ा उस नक्षत्र का स्वामी हर जगह बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। यहाँ पे मित्र की राशि में और वहाँ पे लाभ भाव में उच्च के बैठे हैं धन भाव के स्वामी होकर के। यहाँ पे धन भाव के स्वामी मंगल जन्म कुंडली के लग्न में, यहाँ पे धन भाव के स्वामी जो शनि है वो जन्म कुंडली में मित्र की राशि में है, गुरु से दृष्ट हैं। ये भी धन का गुरु से संबंध बन गया। यहाँ पे भी धन भाव के स्वामी होकर के उच्च से बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में, और एक पहले से ही यहाँ पे गुरु और चंद्रमा भी बैठे हैं, ये दोनों ही चीजें एक साथ काम करेंगी और कुंडली को बलवान बना देंगी। मतलब चंद्रमा ने जिस नक्षत्र को पकड़ा है वो नक्षत्र बहुत ही अच्छा है और उस नक्षत्र का स्वामी भी अच्छा बना हुआ है। प्रीति योग में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं में प्रेम या दूर रहकर, जैसे होता है ना कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका प्रेमी दूर है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार व्यक्ति जिससे पसंद करता है उससे विवाह नहीं होता और किसी दूसरे से भी हो जाता है, लेकिन प्रेम दाम्पत्य का ठीक है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में शुद्धता है, सात्विकता है, चिरंतन सुखों को प्राप्त करने की क्षमता है, शुद्ध है और ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर का प्रेमी भी है। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति में शुचिता का पालन करना, धर्म को समझना, ज्योतिष शास्त्र को समझना, कलाओं को समझना, इंजीनियरिंग को समझना, है ना, दवा और मेडिकल क्षेत्रों की समझ भी व्यक्ति को रहती है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हैं ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में सोमवार को धारण करना चाहिए। इतना ही नहीं, तिल गुड़ और जौ का दान करना चाहिए। गायों को तिल और गुड़ सदैव खिलाते रहना चाहिए। काली उड़द का दान भी करना चाहिए। लोहे, फैक्ट्री, फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जातक अपने नाम पे लगा सकता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। देवगण के कारण दाम्पत्य में ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, एनर्जी थोड़ी बहुत रहती है पंचम भाव में सूर्य मंगल के कारण, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दाम्पत्य को कमजोर नहीं कहूँगा। अब ये तो मैंने आपसे आपका परिचय पंचांग से करा दिया और सूर्य बुध शुक्र से करा दिया। अब मैं बहुत ही बेसिकली इस कुंडली में धन योगों का निर्माण कितने तरीके से हो रहा है इसी में बता देता हूँ। जैसे लग्न के अधिपति का 12वें भाव में बैठना नीच का, लेकिन उस भाव के स्वामी के संग बैठना व्यय को संतुलित करेगा और व्यक्ति को सुखी बनाएगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में वैसे कुछ हद तक अच्छे परिणाम करते नजर आ जाएंगे। अभी डिग्री मैंने नहीं बताई है, आगे बताऊंगा। धन भाव के स्वामी का लग्न में बैठना और धन के कारक गुरु का धन में बैठना, ये अपने आप में एक धन योग होगा। तुला लग्न की कुंडली के लिए दशम भाव के स्वामी और जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी और साथ ही साथ छठवें भाव के स्वामी, इन दोनों ग्रहों की युति जो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो रही है, इस अवस्था के कारण, और जरा ध्यान से देखिए तो रोग भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, चतुर्थ भाव के अधिपति की दृष्टि जन्म कुंडली के दशम भाव पे है। एक साथ अगर समझेंगे तो गुरु, शनि और चंद्रमा, गुरु छठवें भाव के, शनि चतुर्थ स्थान के और चंद्रमा दशम भाव के स्वामी हुए। अब शनि की दृष्टि ने इन दोनों ग्रहों को भी पकड़ा है, क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु और चंद्रमा दोनों पे है। तो ये जो ग्रह की जो आंख मिचौली बन रही है, ये व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र और पिता की संपत्ति या पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला या सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वाला या उसकी कोशिश तैयारी करने वाला या ऐसे क्षेत्रों में सफलता अर्जित करने वाला बना देंगे। तीसरे भाव के स्वामी का धन भाव में जाना संघर्ष है, अनुभवों के साथ व्यक्ति के पास धन आएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का पंचम में बैठना शशयोग है, जिम्मेदारी और स्थिरता,
न्याय, दर्शन, धर्म, है ना, ज्योतिष, इन सबको समझने वाला और बड़े लोगों से अपनी मैत्री करने वाला, गंभीर बोलने वाला। ऐसे मैंने एक बात कही थी, बुध 12वें भाव में है, कम बोलना होगा, और यहाँ पे उसका नेचर यहाँ दिख रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव पे गुरु जैसे गंभीर ग्रह और शनि जैसे गंभीर ग्रह की स्थिति है। चंद्रमा वाक शुद्धि के प्रणेता होते हैं। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छे हों तो उस व्यक्ति की वाणी से कोई भी कुपित नहीं होता है, वो सबको बांध लेता है और अपने मुखड़े के भाव से, अपनी हंसी से सबके मन को वशीभूत कर लेने वाला भी होता है। छठवें भाव के स्वामी का धन भाव में जाना ये ऋण योग है, और क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल राहु के साथ हैं तुला राशि में, इस वजह से कभी भी किसी को धन देने से पहले 50 बार सोचना होगा। छठे भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, विवाहोपरांत भी कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग आते रहते हैं जिसके कारण दाम्पत्य में कमजोरी आती है। ये पुरुष भी हो सकते हैं और ये स्त्री भी हो सकती है। बाहर के लोगों के कारण घर का माहौल खराब नहीं करना होगा। अष्टम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना, विपरीत राजयोग बनाना, ये जो स्थिति बन रही है ये व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य के कारण व्ययातिरेक या व्यय की अधिकता देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई बार शुक्र की दशा में स्वास्थ्य के कारण धन हानि देखने को मिलेगी। सप्तम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना व्यापारिक विचारों वाला बना देता है। व्यापार से भी व्यक्ति को धन में आते देखा जाता है, धन लाते। एक बात और है, मंगल तुला राशि के और कन्या राशि के अच्छे नहीं माने जाते हैं। इस वजह से आपको अपनी हाजिर जवाबी, जल्दबाजीपन की प्रक्रिया या प्रवृत्ति और साथ ही साथ बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेने का जो गुण दोष है, इसे ठीक करना होगा। नवम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना, तुला लग्न की कुंडली के लिए बुधदेव राजयोग कारक होते हैं, वो अपने भाव में बैठे हैं। इस वजह से बुधदेव जातक को संतुलित और बांधने का काम करेंगे। दशम भाव के स्वामी चंद्रमा का धन भाव में बैठना, गुरु से प्रभावित होना, व्यक्ति रोजगार तो प्राप्त कर लेता है, बेरोजगार नहीं होता। एकादशवें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना, अपने भाव से ये व्यक्ति को दूर देश जाकर के भी धन कमाने वाला बना देते हैं। नवांश चक्र में लग्न के अधिपति का गुरु का 12वें भाव में जाना और उनके ठीक पीछे राहु का होना, ये और केंद्र बिल्कुल ही 3 घर खाली हैं, ये कई बार दाम्पत्य को कमजोर करते हैं। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि बनी है, यहाँ चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं और यहाँ भी चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं। ये एक तरफा व्यक्ति को आरंभ में सरकारी नौकरी की तैयारी करना, दूसरे नंबर पे पिता के कारोबार को संभालना और तीसरे नंबर पे स्वतंत्र कारोबार कर लेना, ये 3 ही स्थितियां प्राइवेट नौकरी के योग इस कुंडली में लगभग ना के बराबर हैं, या उससे व्यक्ति को सुख और शांति की कोई प्राप्ति नहीं होगी। इतनी सारी चीजें अगर उसमें भी बात करते हैं तो यहाँ पे 12वें भाव, उसके बाद यहाँ विचार करिए तो धन भाव के स्वामी जो शनि हैं वो ऋण में बैठे हैं। इस भाव का स्वामी जो शुक्र है, जहाँ पे धन भाव के स्वामी शनि बैठे हैं, इसका स्वामी भी विपरीत स्थिति में है। शुक्र हर जगह अष्टम भाव की यात्रा कर रहे हैं, शत्रुगत हो रहे हैं। यहाँ पे भी शत्रु के संग, गुरु के संग, गुरु की राशि में लग्न में बैठे हैं, जो कि धनु लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। शुक्र थोड़े कमजोर मालूम पड़ रहे हैं, जो कि लग्नेश हैं, लग्न में उनके ही भाव में मारक ग्रह बैठ गया है इस वजह से। और केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो चर प्रकृति की हैं, मतलब व्यक्ति को एक जगह स्थिर होने में या स्थिति को मेंटेन करने में संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा। शुक्र यहाँ भी अष्टम में, वहाँ 12वें। शुक्र वहाँ पे भी जन्म कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में लग्न में बैठे हैं, जो एक पक्षीय व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देते हैं। अलग बात है कि 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं होगा, पर सामान्यतया धनु लग्न की कुंडली में महत्वाकांक्षा बने और व्यापार में कई बार व्यक्ति को नुकसान भी होते देखा जाता है, शुक्र की दशा में विशेषतया। बाकी यहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी स्थिति को अच्छा बना के बैठे हैं। शनि भी लगभग धन भाव के स्वामी होकर उच्च के हो जाने से कुंडली को बलवान बना रहे हैं। यहाँ मंगल भी ठीक है, गुरु मंगल, गड़बड़ी थोड़ी सी शुक्र। हालांकि एक बात और भी है कि किसी भी वर्ग चार्ट में अगर गुरु, बुध और शुक्र लग्न में बैठे हैं तो ये स्थिति एक दूसरे आचार्य वैद्यनाथ के सिद्धांत के आधार पर यहाँ 1000% का अच्छा परिणाम दे देगी। तो इसके दोनों ही तरीके के परिणाम आपको मिलेंगे। अब ये देखना होगा कि व्यक्ति के ऊपर से शुक्र की दशा कैसी बीती है और कैसे बीतने की स्थिति में है। तो यहाँ पे एक तरफा अगर देखते हैं तो शुक्र आपके प्रोग्रेस को बढ़ाने वाले बन रहे हैं, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाले बन रहे, परिणाम भी देने वाले बन रहे हैं, लगभग 10,000 दोषों का समन भी कर रहे हैं, पर बहुत सावधानी से, क्योंकि यहाँ भी नीच के हैं, यहाँ भी अष्टम भाव में है। वो विषम परिस्थिति का निर्माण करके हो सकता है कि तब जाकर के जातक को लाभ दे, ऐसा ही संभव होता नजर आ रहा है।
तो ये आपने एक झरोके से ये भी देख लिया। अब मैं आपको ग्रहों की डिग्रियों से आपका परिचय करा देता हूँ, क्योंकि उनका बड़ा रोल होता है। आइए अब आगे की यात्रा तय करते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए जो सूर्य होते हैं वो एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं। और काफ़ी हद तक अगर आप चाहें तो तुला लग्न की कुंडली के लिए, हालांकि इस कुंडली में थोड़ा मैं कम कहूँगा, पर तुला लग्न की कुंडली में अगर इच्छा पूर्ति नहीं हो रही और सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जैसे दशम स्थान में बैठे हैं या लग्न या भाग्य भाव या लाभ में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए आप सूर्य का रत्न माणिक भी धारण कर सकते हैं। पर इस कुंडली के लिए बात मैं ये नहीं कर रहा। सूर्य बैठे हैं 11 हंस पे, हस्त नक्षत्र में बैठे होने से व्यक्ति को एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला बना देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक विषय में और प्रत्येक बात पे अपनी बात रखता है और बहुत सॉफ्ट नेचर के साथ रखता है और उसके प्रति आशान्वित होता हुआ कि परिणाम उसके पक्ष में आए, लोगों को लाभ हो, दुनिया को फायदा हो, एक ऐसा सकारात्मक विचारों के साथ अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहता है और उसकी मंशा भी यही होती है। वो किसी पे अधिकार पूर्वक बात नहीं करता। शनि और मंगल के कारण थोड़े बहुत अधिकार पूर्वक बात करने का योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में बैठे हैं और अनुराधा नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति वहां भी बहुत अच्छे ऊंचे लेवल का समझदार होता है, जिसकी समझदारी इतनी होती है कि कई बार नासमझ व्यक्ति या इंसान उसकी उस दार्शनिकता को समझ ही नहीं पाता है। और इस कारण से कई बार समाज का निम्न वर्ग या बहुत ही जो बिहेवियर जिनका अच्छा नहीं है, वो समाज का वर्ग इस जातक से कट सा जाता है या स्वतः व्यक्ति उससे कट जाता है, क्योंकि उसकी बात, उसके जो प्रभाव करने की शक्ति है, जो उसकी जो उसका तरीका है, वो लोग कई बार नहीं समझ पाते। मतलब ऊंची दार्शनिकता जहां मेंटेन करता है व्यक्ति और समाज का निम्न वर्ग जो ऊंची दार्शनिकता को नहीं जानता, उसके कारण व्यक्ति समाज से कई बार थोड़ा सा हटा हुआ सा महसूस करता है। तो ये शनि और मंगल के कारण है। सूर्य के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं, नेत्र की बीमारी दे सकते हैं। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में 8 अंश 48 कला, गुरु के संग बैठ करके पैतृक संपत्ति का मालिक बना रहे हैं और व्यक्ति के बाल्यकाल को कई बार अच्छा बिताते हुए या एक अच्छी एजुकेशन देने वाले बन रहे हैं। स्वभाव बहुत ही सरल और मीठा है, एजुकेशन अच्छी है, व्यक्ति झट से कई बार निर्णय सुना देने वाला भी हो जाता है, थोड़ी जल्दबाजीपन स्वभाव में, क्योंकि लग्न में मंगल और द्वितीय भाव में चंद्रमा। तो इस स्थिति के कारण ये दोनों तीव्रगामी ग्रह होते हैं, है ना। मंगल लगभग 1.5 महीने में एक राशि को पार कर जाते हैं। तो इस हिसाब से लग्न पे और स्वभाव भाव पे चंद्रमा और मंगल का, ऊपर से मंगल के साथ राहु बैठ गए, तो एक तरीके से स्वभाव में थोड़ी बहुत चंद्रमा की स्थिति में, चंद्रमा की दशा में या मंगल की दशा में या अंतर प्रत्यंतर में व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति आ जाती है। बहुत ज़्यादा ऊंचा कद नहीं होता, पर देखने में बड़ा सुंदर होता है, मुंह का पानी अच्छा होता है। उसके बाद मंगल की बात कर रहे हैं, 20 अंश के साथ विशाखा नक्षत्र में हड्डियों का रोग देते हैं। सामान्यतः कई बार यहाँ पे पाचन तंत्र भी परेशान करते देखा जाता है, हेडेक भी देते हैं मंगल। बुधदेव जन्म कुंडली में 23 अंश पे बैठे हैं, दूसरे ग्रह जो सर्वाधिक अंश के साथ उपस्थित हैं, चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल लग्न में बैठे हैं। बुधदेव के कारण कई बार व्यक्ति की वाणी प्रभावित करने की क्षमता, वाणी में प्रभावित करने की क्षमता को कम होते देखा जाता है। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में 16 अंश के बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, और शनि जो बैठे हैं वो गुरु के नक्षत्र में है। शनि जो बैठे हैं वो कुंभ राशि में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र। अब जरा विचार करिए, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। शनि जो है वो पूर्वा भाद्रपद में बैठ गए और गुरु जो बैठे हैं वो अनुराधा में बैठ गए। अब विचार करिए तो गुरु और चंद्रमा दोनों वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति मंगल पहले ही राहु के साथ लग्न में बैठा है, सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी होकर मारक। मंगल यहाँ मारक क्यों होंगे? क्योंकि शनि से दृष्ट हो गए, यहाँ पे केतु बैठ गए, मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, वो राहु के संपर्क में। सिद्धांत क्या कहता है? सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक है, उससे भी ज्यादा धन भाव मारक है। तो गुरु और चंद्रमा भी जब शनि और मंगल के साथ एक्टिव होंगे, या जब कभी शनि में मंगल, मंगल में चंद्रमा, चंद्रमा में गुरु एक साथ एक्टिव होंगे, तो ये डबल ट्रिपल मतलब लेवल का मारक चल जाएगा। मतलब चंद्रमा और गुरु की दशा भी हमें रोगों से मार सकती है।
चंद्रमा की दशा में हमारा इम्यून कमजोर हो सकता है। शनि की दशा में गुरु भी हमारे परिणामों से हमारे मन को मार सकते हैं। शनि में चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित कर सकते हैं। उसी चंद्रमा में मंगल और राहु, या शनि में राहु, शनि में मंगल, शनि में गुरु, सब एक साथ जब इकट्ठे होंगे ना, कौन कौन, शनि, मंगल, राहु, चंद्रमा और गुरु, ये सब जब एक साथ एक्टिव होंगे तो जातक को मार्केश चलेगा। बहुत सावधानी से, इस वजह से इन दशा, अभी केतु चल रहे हैं तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, पर केतु में मंगल जब आएंगे या केतु में जब शनि आएंगे, उसमें राहु आ जाए, केतु में बुध, केतु में शनि, शनि में गुरु, गुरु में मंगल, मंगल में राहु, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखना होगा। तो ये मार्क मैंने यहीं पे समझा दिया। तो यहाँ गुरु और शनि के कारण, और गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव, शनि के ऊपर गुरु के कारण व्यक्ति ज्योतिष में, धर्म में मर्म को जानने वाला, दानशीलता, परिणाम की चिंता ना करने वाला, है ना, परिणाम की चिंता ना, बोल दिया, जिसको सुनना है सुना, नहीं सुना नहीं सुना, ऐसा वाला। मतलब तुला लग्न के लोगों में ऐसी बात कई बार देखने को मिल जाती है। वो परिणाम सुना देते हैं और फिर बाद में पश्चाताप नहीं करते, या वो परिणाम दूसरे के ऊपर किस तरीके का असर कर रहा है ये उनको बहुत ज़्यादा इसकी खास चिंता नहीं होती है। यहाँ पे गुरु और शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो जातक को धनाढ्य बनाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। उसके बाद शुक्रदेव आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठ करके आपको जल से संबंधित चीज़ों या जल से संबंधित स्वास्थ्य में समस्या कई बार दे सकते हैं, पाचन तंत्र भी उसमें आ जाएगा। और शनिदेव आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद में 26 अंश के बैठे हैं, आत्मकारक। अब यहाँ पे समझिएगा, कुंडली को आपने कमजोर महसूस किया होगा कई बार। मंगल राहु, सूर्य बुध शुक्र 12 में, चंद्रमा गुरु नीच के बैठ गए, उसके बाद गुरु और चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव आ गया। लेकिन कुंडली को प्रत्यक्षतया थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की स्थिति को समझते हैं तो क्या मिलती है बात। जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह शनि बलवान है, क्योंकि पंचम भाव में स्वग्रही। उसके बाद पहले नंबर पे कि अपनी राशि में बैठ गए। दूसरा, ग्रह को समझने की आवश्यकता है कि ये जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी शनि के साथ पहले ही परिवर्तन में है। नक्षत्र का परिवर्तन सबसे महान परिवर्तन होता है, तो 2 परिणाम यहां से मिल गए। तीसरा, ये लग्नेश के मित्र होते हैं और जन्म कुंडली में अपने भाव में बैठे, नक्षत्र परिवर्तन किया। और तीसरा कि वही ग्रह आत्मकारक भी हो रहा है, आत्मकारक भी वही हो गया। तो जन्म कुंडली का योग, अभी मैंने कल परसों ही इस विषय पे कार्यक्रम बनाया था अपने मेन चैनल पे, कि जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह अगर जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह भी होता हो तो वो अत्यंत बलवान हो जाता है और कुंडली को बहुत सपोर्ट, जैसे जो ऐसे समझ सकते हैं, नदियों को आगे बढ़ने के लिए जो जल, पानी, नदी में बर्फ, पहाड़ों पे जब बर्फबारी होती है वो बर्फ की लेयर जितनी मोटी होगी उतना ही नदियों को आगे बढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि वो पिघलता है और फिर नदी को आगे बढ़ाने में। अब पहाड़ों पे बर्फ जमी नहीं तो नदियों में पानी कहाँ से, तो नदियों की यात्रा बीच में ही अवरुद्ध हो जाती है। इस वजह से कुंडली को आगे बढ़ाने के लिए इन ग्रहों के बल का आवश्यक होना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। ये बल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कुंडली को आगे बढ़ाते हैं। तो आत्मकारक ग्रह ही योग कारक हुआ और वो बलवान हो गया, किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई दोष नहीं बन रहा है। नवांश चक्र में वो ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा है। विचार करें तो इनके दोनों ही भावों में कोई ग्रह नहीं है। ग्रह की कुंडली में यात्रा और भी अच्छी कब हो जाती, जब एक ग्रह कोई यहाँ बैठ जाता, कोई एक ग्रह यहाँ बैठ जाता, तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। दशमांशा चक्र में भी वो ग्रह उच्च का हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि शनि इस कुंडली में पहले नंबर के ग्रह आ गए, आत्मकारक, योग कारक, बलवान, नक्षत्र परिवर्तन, स्वग्रही, और नवांश में भी बहुत अच्छे भाव में, बहुत अच्छे भाव के मतलब अपने मित्र की राशि में, दशमांशा में भी उच्च के हो गए। इस आधार पर आपने क्या बात समझ लिया कि कुंडली में शनिदेव सबसे ज्यादा पहले नंबर पे ग्रह उभर करके आ रहा है। अब जरा विचार करिए तो दूसरे नंबर पे जो ग्रह बन रहे हैं वो बुध बन रहे हैं। तो धनु तुला लग्न की कुंडली के लिए जो बुधदेव होते हैं वो 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो जन्म कुंडली के 5वें भाव के स्वामी आत्मकारक हो गए और जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी अमत्य कारक हो गए। कोई भी ग्रह डिग्री में उतना ऊंचा नहीं गया कि इन दोनों के अधिकारों का हनन कर सके। तुला लग्न की कुंडली में अत्यंत आवश्यक हो जाएगी, इस बात का हो जाना आवश्यक हो जाएगा कि जन्म कुंडली में शनि और बुध ही बलवान बने रहें। अगर हम अपनी थोड़ी बहुत समस्या पे निजात पा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं,
तो शनि और बुध हमारी कुंडली के पहले और दूसरे नंबर पे क्रमशः ये दोनों ग्रह बन जाएंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें हमारे व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा शांत और स्थिर करने की आवश्यकता है। वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता है। मेहनत हम और बढ़ा सकते हैं। मन को स्थिर रखने में हमारी कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कमज़ोर वाली, पर फिर भी हमें निद्रा अच्छी लेनी है। और मंगल और शनि और गुरु, ये तीनों ग्रह संपत्ति इकट्ठा करने में हमारी मदद करेंगे। चतुर्थ भाव पे मंगल की जो दृष्टि जा रही है उच्च की, वो व्यक्ति को संपत्तिवान बनाएगी। क्रिएटिविटी और परिणाम ये होने के बावजूद अभी तक रास्ते पर नहीं आए हैं, उसके लिए बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। नौकरी और व्यापार में, व्यापार, पिता का कारोबार या तो सरकारी नौकरी, ये ज़्यादा अच्छा बना है। प्राइवेट नौकरी का योग इस कुंडली में नुकसान करेगा। बाकी कंसंट्रेशन पे फोकस करने की आवश्यकता है। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा, मैंने पूर्व में ही कहा था कि कंसंट्रेशन में कोई गड़बड़ी वैसी नहीं है, ठीक है। और धर्म, आध्यात्म, भाग्य, पिता का सुख, ये सब इस कुंडली में बने हुए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, बुढ़ापा अच्छा बीते, ऋण में जाने का योग संभवतया है, इस वजह से किसी को भी किसी से भी ऋण का लेन देन न करें। और समाज को आपसे लाभ है। दूसरा कि व्यक्ति समाज के पीछे खर्च भी करेगा, सामाजिक है। और इस कुंडली के आधार पर पत्नी के कारण कई बार मतभेद बढ़ने की स्थिति भी नजर आ रही है, या पत्नी से मतभेद बढ़ने की स्थिति भी नजर आ रही है। हमें किन दशाओं में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा? तो सूर्य और चंद्रमा की दशा में हमें पेट, नाभि का क्षेत्र, पेट और लिंग मूल का क्षेत्र, गुह्य रोग, ये परेशान कर सकता है। बाकी गुरु, मंगल, शनि और शुक्र, बुध हमारी कुंडली में ठीक बैठे हैं। मंगल की दशा में भी पेट की परेशानी हो सकती है। भवन, भूमि, वाहन के लिए गुरु की दशा, शुक्र, शनि, बुध, चंद्रमा और सूर्य की दशा सपोर्ट करेगी। मतलब इन दशाओं में हमें भवन, भूमि, वाहन का सुख मिलेगा, जबकि राहु, केतु की दशा कमजोर होगी। भाग्य के मामले में ये कुंडली ठीक है, मतलब लगभग आप इसे भाग्यशाली कह सकते हैं। सामान्यतया अपने घर पे रहना और घर से दूर जाना, दोनों ही इस कुंडली में लगा हुआ है। बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर के पास ही रहे। गुरु, शुक्र, राहु, केतु और बुध कई बार मन मुताबिक परिणाम नहीं करेंगे, जबकि शनि, चंद्रमा, मंगल और सूर्य अनुकूल परिणाम करने वाले ग्रह बन रहे हैं। माता और पिता को लेकर के हमें सावधान होना होगा शनि की दशा में और मंगल की दशा में। साथ ही साथ पिता को लेकर के सावधान होना होगा राहु, केतु और शुक्र की दशा में। पूजा पाठ के मामले में ये कुंडली बहुत अच्छी है। संतान के मामले में कुंडली को कोई ऐसा पक्ष नुकसान का नहीं बन रहा है। संतति देर से हो सकती है शनि के कारण और मंगल के कारण, बस इतनी बात है। शुभ प्रभावों के रूप में अगर बात करते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल वृद्ध अवस्था में हैं डिग्री के आधार पर। इस वजह से हमें नियमित दिनचर्या का पालन, सूर्य को अर्घ और मांसाहार का त्याग, साथ ही साथ बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण करना होगा। बुध 50% आपके पक्ष में है। देव गुरु बृहस्पति 100% हैं। शुक्र देव भी आपकी कुंडली में लगभग अच्छे बन रहे हैं डिग्री के हिसाब से। शनि देव मृतप्राय हो रहे हैं। इनको बलवान बनाने के लिए नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें और जल्दबाजीपन से बचें। इसके साथ साथ राहु और केतु की दशा 25% तक अच्छा परिणाम देने वाली भी बनेगी। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद हस्त, भरणी, उसके बाद पुनर्वसु, स्वाति और उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन शनिवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र भी संभाल सकते हैं, शुक्रवार भी। सफेद, नीला और इसके साथ साथ सफेद, नीला, नीला तो नहीं, सफेद और क्रीम कलर और साथ ही साथ हरा, ये रंग अच्छे रहेंगे। गेरुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन जिसमें आप निवास करें वो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, पूर्व दिशा के मकान में पूर्वी फ्रंट पे रहना अच्छा रहेगा। अभी केतु की दशा चल रही है, मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ा रहेगा। शुक्र की दशा में
जो स्थिति मैं आपको देख करके समझ रहा हूं उसके आधार पर पद वृद्धि के योग लगेंगे जो 2030 में आएंगे, लेकिन अभी आपको एक अच्छी दशा मिलेगी 2027 के नवंबर में। लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। विवाह वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न और कन्या राशि कन्या लग्न और साथ ही साथ तुला राशि तुला लग्न के जातकों से जातिकाओं से करना चाहिए, फिर भी ठीक है। नवमांश चक्र में शुक्र और शनि का बैठना यहाँ पे ये विवाह को एक अच्छा नेचर दे रहा है, उसे कमजोरी नहीं है। सूर्य मंगल कभी कभी इरिटेशन देंगे, जबकि गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव पे और बुध का भाग्य भाव में बैठना दशमेश होकर के ये अच्छी बात होगी। दशमांशा चक्र ज्यादा मजबूत बना है। इस कुंडली के करियर में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। अभी केतु की दशा है तो थोड़ा अनुभव मिलेगा, धन थोड़ा कम मिलेगा। धनवान बनाएंगे गुरु, चंद्रमा और धनवान बनाएंगे शनि, ये तीनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। शुक्र की दशा में धन आएगा और व्यय भी होगा। निवेश अगर करना हो तो ये कुंडली जमीन में निवेश कर सकती है, बाकी चांदी में भी निवेश किया जा सकता है। दिन मैंने बता दिया, शुक्रवार और बुधवार बहुत अच्छा है। रंग भी बता दिया है, नक्षत्र भी बता दिया है। बाकी इस कुंडली में एक एक ग्रहों को अगर समझते हैं तो सूर्य अपनी दशा काल में जातक को साहसी बनाएंगे। चंद्रमा अपनी दशा काल में व्यक्ति को पराक्रमी और लाभ देने वाले बनाएंगे, मतलब सही जगह पे मेहनत करने वाला। मंगल अपनी दशा काल में व्यक्ति के दिनचर्या को ठीक रखेंगे। बुध अपनी दशा काल में थोड़ा व्यय बढ़ाएंगे और बचकानी हरकतें, गलत निर्णय लेने वाला। देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम हैं, इस वजह से संपूर्णतया 100% अच्छा परिणाम भी देंगे, थोड़ी बहुत मेहनत के बाद, होरा चक्र के कारण। शुक्रदेव कन्या राशि में, नवांश कुंडली में कर्क राशि में लाभ की स्थिति देंगे और धनवान बनाने की स्थिति में लेके जाएंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुखों में वृद्धि करने वाले बनेंगे। राहु इस कुंडली में थोड़े मेहनत कराकर, कंफ्यूज करा के परिणाम देने वाले बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इम्यून को ठीक रखने के लिए नियमित दिनचर्या, सूर्य को अर्घ और रविवार को नमक का सेवन बंद। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, अगर बात बन पड़े तो कपास की जड़ भी धारण कर सकते हैं, गुलाब के पौधे की जड़ भी धारण कर सकते हैं। आपको लगाना चाहिए सहतूत का पौधा और पीपल के वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं, उनकी सफाई भी की जा सकती है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।